Welcome to Yes Sampat Educator. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। सो आज जो है वो है 11 अक्टूबर 2022 और आज के हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग देखेंगे कि भारत ग्रीन स्टील को अपनाएगा और ये ग्रीन स्टील क्या है उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द होल अवर हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट्स एनालिसिस ओवर हियर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो आज का पहला आर्टिकल निकल कर आया है वो है ये, और आज की जो डेट है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वो है 11 अक्टूबर 2022। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2022 और आज है ट्यूसडे। इज इट क्लियर? सो आज का जो आर्टिकल है सबसे पहला वो ये है, रशिया लॉन्चेस फ्रेश अटैक विद मिसाइल रेड्स। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता था रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था और रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर भी यहाँ पर अगर आप मैप से अच्छी तरीके से देखेंगे तो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो क्रीमिया था, ठीक है, सो क्रीमिया दैट इज एनेक्स्ड बाय दी रशिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप के हिसाब से, तो दैट इज क्रीमिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए ये है यूक्रेन है, ये है उसके थोड़ा और साइड में हम लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का पोर्शन दिखेगा। सो दैट इज अ रशिया। इज इट क्लियर? और ये है क्रीमिया। सो क्रीमिया को 2014 के अंदर एनेक्स कर लिया गया था, पर यहाँ पर जो रशिया ने एनेक्स तो कर लिया था पर रशिया इधर से जाएगा कैसे? तो यहाँ पर उसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। तो यहाँ पर क्रीमियन ब्रिज था, ठीक है, तो क्रीमियन ब्रिज के पास ही यहाँ पर रशिया ने जो है उसको तोड़ दिया था बाद में। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो द स्ट्राइक्स विच कम्स अ डे आफ्टर अ की ब्रिज टू क्रीमिया वाज डैमेज्ड show 75 missiles creating havoc in several cities across Ukraine including Kyiv, Dnipro and Zaporizhzhia and Lviv। ओके, तो ये यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि 75 मिसाइल्स जो है वो यहाँ पर यूक्रेन के अंदर छोड़ी गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई तो हुई क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्रीमिया ब्रिज को डैमेज किया गया था और यहाँ पर क्रीमिया ब्रिज को डैमेज करने के बाद यहाँ पर रशिया ने क्या किया, 75 मिसाइल्स जो थी उसको लॉन्च कर दिया गया यूक्रेन के अंदर। तो यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की यूक्रेन के अंदर हालत हो चुकी है और यहाँ पर रशिया ने इस तरीके का डैमेज किया है यूक्रेन के अंदर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी है रिगार्डिंग दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रशिया यूक्रेन का वॉर एक्चुअली है तो है क्यों, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। दूसरा आर्टिकल जो आपके सामने है वो है एसपी फाउंडर 3 टाइम यूपी सीएम मुलायम सिंह यादव जो थे वो अभी गुजर गए हैं, ठीक है। तो ये एक इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है पर आप सिर्फ याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक आर्टिकल आया है, सो दैट इज अबाउट द माल न्यूट्रिशन जो भारत के अंदर यहाँ पर देखा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टिल नो रिलीफ फॉर द माल नरिश्ड ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात की गई है, पर नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडिया कि भाई भारत के अंदर हमारा माल न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है, भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माल न्यूट्रिशन यानी कि हिंदी में उसको कहा जाता है कुपोषणता, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से पोषण नहीं मिल पाता तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में कि उसकी प्रोफाइल क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जो कि 1992 से 1993 के अंदर फाउंड किया गया था और यहाँ पर भारत के अंदर ऐसा कहा जा सकता है कि वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज ऑन चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है, जहाँ पर चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स की फील्ड के अंदर ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज के हिसाब से वो सामने आता है और वहाँ पर वो काम करता है, ठीक है। सो द फर्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन 1992 एंड 1993 फाउंड दैट इंडिया वाज द वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज ऑन चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स के फील्ड के ऊपर जो
सबसे वर्स्ट कंट्री परफॉर्मिंग कंट्रीज के तौर पर जो यहाँ पर कहा जा सकता है, जो इस फील्ड के अंदर काम करता है वो है इंडिया, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि इंडिया माल न्यूट्रिशन प्रोफाइल के अंदर अगर देखें सो 189.2 मिलियन, ओके, 189.2 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल यहाँ पर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन कौन है, जिसके अंदर वुमन भी है और चिल्ड्रन भी है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट की एक फिगर सामने आई थी 2015 और 16 के बीच के अंदर दौरान, तो यहाँ पर 22.9% वुमन जो है वो 15 to 29 की एज जो है, जिसकी ग्रुप एज 15 to 29 है, वो अंडर वेट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 22.9% वुमन जो है जिसकी एज ग्रुप जो है 15 to 29 है, वो अंडर वेट के अंदर आती है, एंड एज कंपेयर टू 20.2% फॉर मैन इन द सेम एज ग्रुप, ठीक है। तो 15 to 29 जो महिला है या तो वुमन है या तो मैन है, ठीक है, वो इसी एज ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए तो वो अंडर वेट के अंदर आते हैं। महिला की जो रेशियो है वो मिल जाती है परसेंटेज 22.9% और जो मैन है उसकी मिल जाती है 20.2%, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें कि फर्दर अकॉर्डिंग टू द स्टेट फूड ऑफ सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, तो क्या उन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट 2016 में जारी किया था और उसमें से पता चला कि नियर अबाउट 51.4% वुमन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर आती है भारत के अंदर, और वो एनीमिया से सफ़र करती है। एनीमिया से वो क्या करती है, सफ़र फील करती है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। साथ ही साथ यहाँ पर 15% वुमन जो है वो अंडर न्यूट्रिशन एंड एनीमिया दोनों सर्वाइव करती है, ठीक है, दोनों सीवियर से यहाँ से गुजर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना कहने का मतलब ही यही है कि भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन जो है काफ़ी हद तक पीक पॉइंट पर है 15 to 29 एज ग्रुप, यानी कि आपकी युवावस्था का सबसे ये पिक पॉइंट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैन भी इंक्लूड है और यहाँ पर वुमन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये मैन और वुमन दोनों इसी कैटेगरी के अंदर है, फिर भी यहाँ पर वो दोनों अंडर वेट है, ठीक है। मैन जो है 20.2% की कैटेगरी में आते हैं और वुमन जो है वो 22.9% वुमन जो है उसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है, ओके। और बहुत सारी ऐसी जो रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करते हैं एनीमिया को। यहाँ पर उसकी कगार आती है 51.4% की, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अराउंड 60 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है, रफली उसका अगर हम लोग हाफ ले लें तो भी कई 45% के करीब यहाँ पर भारत के अंदर चिल्ड्रन जो है अंडर वेट के अंदर आते हैं। यहाँ पर 21% जो है वेस्ट में आते हैं एंड 57% जो है जिसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और 75% जो है जिसको एनीमिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये रिपोर्ट दिया गया था कि भाई भारत के अंदर इन माल न्यूट्रिशन जो है काफ़ी हद तक फैला हुआ है। यहाँ पर अगर उसके परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत सारा 60 मिलियन चिल्ड्रन के ये हिसाब से यहाँ पर उसका अगर हम लोग आधा भी ले लेते हैं तो भी यहाँ पर माल न्यूट्रिशन का शिकार है और अंडर वेट का शिकार है, ठीक है। यहाँ पर माल न्यूट्रिशन को एक मेजर कंट्रीब्यूटर टू अंडर 5 में मोर्टेलिटी रेट के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। सो मालन्यूट्रिशन हैज़ बिकम द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया ओवर हियर। उसके बाद अगर मैं स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करूँ तो स्टेटिस्टिक्स क्या क्या इंडिकेट करते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया इज अ जेंडर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये स्टेटिस्टिक्स से हमें ये चीज़ पता चलती है, ये कंक्लूजन निकलता है कि अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया इज अ जेंडर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा जिसका रूट कॉज जो है मेल फीमेल डिफरेंशियल्स है एंड दैट इज ऑल्सो कैन बी फाउंड इन द नेटिव सोशल कल्चर नॉर्म्स एंड माइंडसेट्स, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर रूट कॉज उसका अंडर न्यूट्रिशन का बन सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि दैट इज अ रूटेड इन पेट्रियार्की, रूटेड इन पेट्रियार्की, पेट्रियार्किकल यानी कि पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान प्रदेश, ठीक है। तो उसका जो रूट है वो वहीं से निकल कर आता है
and patriarchy would suggest that distribution of resources including food should be done in the hierarchical manner with male member of the family typically at the top of the ladder। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप ऑफ द लैडर यानी कि पैट्रियार्किकल सोसाइटी के अंदर हमेशा पुरुष प्रधान ही रहेगा। तो यही चीज़ कही गई है कि यहाँ पर उसकी वजह से भी कभी कभार जो वुमन है वो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार बन सकती है, अंडर वेट का शिकार बन सकती है। आगे बात करते हैं कि हमने माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या हम लोगों ने स्टेप उठाए हैं। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, 2017 में पोषण अभियान को अप्रूव किया गया और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पोषण अभियान के अंदर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जो लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था और जो रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक प्रोग्राम्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट ओवर हियर। ठीक है, इसका बेनिफिट जो है किस स्कीम का बेनिफिट किस किस चिल्ड्रन को मिलेगा, 0 to 6 ईयर की एज के जो ग्रुप है उसको यहाँ पर ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमन है और लैक्टेटिंग मदर्स है उसको भी यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये किसके अंडर काम आती है, ये आती है स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जिन्होंने इस सारी की सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद आता है मित्रत्व सहयोग योजना, जो जिसको कहा जाता है इंदिरा गांधी मित्रत्व सहयोग योजना। ठीक है, ये एक कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पर सामने आता है, जिसको 2010 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू, एंड उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर सामने लाया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये स्कीम जो है लॉन्च किसके लिए किया गया है, वुमन और लैक्टेटिंग वुमन एंड प्रेग्नेंट वुमन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस टू बेटर एनेबल द एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग कैश इन इंसेंटिव्स टू प्रेग्नेंट एंड नर्सरिंग मदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैश प्रोवाइड करने की भी बात की गई है इस योजना के तहत। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भी लॉन्च की गई थी 2017 के अंदर, एंड दैट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसके बाद मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई थी कि स्कूल के मध्याह्न भोजन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्कूल मील प्रोग्राम, उसको डिज़ाइन किया गया था भारत के अंदर। ओके, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि स्कूल एज जो चिल्ड्रन है उसको यहाँ पर मिड डे मील दिया जाएगा। ऑलमोस्ट क्लास 1 to लेकर 8 तक यहाँ पर उनको मिड डे मील की स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया था 2007 से लेकर 8 के बीच में। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर वो सामने आता है। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टैंड्स फॉर दी NDC। तो यहाँ पर ये स्कीम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है, ये that was based on the recommendation of the agriculture subcommittee of the national development council over here। ठीक है, और जो फोकस करता है सस्टेनेबल इंक्रीजेस के अंदर, जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करें और सस्टेनेबली उसको इंक्रीज कर पाएँ, एंड रिगार्डिंग दी टारगेटेड क्रॉप्स। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई और इस स्कीम के तहत हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आगे बात करते हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, वो भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर सामने आया, जिसने न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो न्यूट्रिशनल आउटकम्स थे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। इनका एम यही था कि हम लोग स्टंटिंग जो है, वेस्टिंग जो है, हम लोग रिड्यूस कर दें। ऑलमोस्ट 2% पर ईयर यहाँ पर उसको चिल्ड्रन और अमंग द चिल्ड्रन एंड एनीमिया बाय 3% पर ईयर उसको रिड्यूस कर दिया गया चिल्ड्रन के अंदर। एडल्सेंट गर्ल्स जो है, प्रेग्नेंट वुमन जो थी, लैक्टेटिंग मदर्स जो थी, उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से बेनिफिट मिल सके, न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिल सके, तो ये उसका एम है। ठीक है,
नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी जो एक स्ट्रेटेजिकल एम है टू रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन बाय 2030। 2030 तक हमें माल न्यूट्रिशन के अंदर जो भी टाइप्स आते हैं उन सभी टाइप्स को हटाना है 2030 तक। ये उसका फोकस एरिया है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। और ये किस एज ग्रुप में काम करेंगे, क्रिटिकल एज ग्रुप के हिसाब से वो काम करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी का एम ये भी है टू असिस्ट इन अचीविंग द टारगेट्स आइडेंटिफाइड एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग जो भी कुछ बन सकता है वो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी करेंगे, ये उसका एम रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस फोटो के अंदर कि यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर सर जो है वो खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैदी जो है वो खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाहर जो है उसके जो चाहने वाले हैं, उसके घर वाले हैं, वो उसको मिलने के लिए इधर आए हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल दोस्तों एक प्रिजन के ऊपर बनाया गया है, प्रिजन के ऊपर आया है, ठीक है। सो इंडियन प्रिजन्स आर स्ट्रेच्ड टू देयर लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है इस आर्टिकल के अंदर कि हमारे जो भारत के अंदर जो कैदी है, जो प्रिजन्स हैं, वो काफ़ी हद तक चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं कि कोई बहुत सारे लोग जो है आज अभी तक अंडर ट्रायल में ही है, उसका अभी तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ यहाँ पर वो अंडर ट्रायल में तो है ही है, पर ऐसी चीज़ें हो रही है क्योंकि ओवर क्राउड वहाँ पर हो रहा है, अंडर स्टैफ्ड प्रिजन्स ऑफ इंडिया, ये चीज़ सामने आती है। तो यहाँ पर ये उसके बारे में बात की गई है। सो द टेबल्स एंड द चार्ट शोज वेरियस प्रिजन रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स सोर्स्ड फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट द इम्बैलेंस बिटवीन प्रिजन्स अवेलेबिलिटी एंड नंबर ऑफ inmates has caused the occupancy rate to surge from 112% to 130% in the past decade over year। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। आइए जानते हैं कि भारत के अंदर स्टेटस क्या है, ठीक है, इंडियन प्रिजन्स। ओके, सो स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिजन्स। तो यहाँ पर इंडियन प्रिजन्स जो है तीन चीज़ों के अंदर, तीन पिलर के अंदर चीज़ों को फेस कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि ओवर क्राउडिंग हो गया है, अंडर स्टैफिंग एंड अंडर फंडिंग है, एंड वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहां पर कही गई है। 2016 के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स आता है दैट इज कॉल्ड द प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2016, जो पब्लिश किया गया था 2019 के अंदर थ्रू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दैट इज कॉल्ड द NCRB, ठीक है। तो उसके थ्रू यहां पर उसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और प्रिजन्स, भारत के अंदर जो भी प्रिजन्स है उसकी जो प्लीट ऑफ प्रिजन, जिसको हम लोग प्लीट ऑफ प्रिजनर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हाईलाइट किया गया था। यहां पर ये सारी चीज रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया था कि अंडर ट्रायल पॉपुलेशन, ठीक है, अंडर ट्रायल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी जो है जो अंडर ट्रायल के अंदर है। और यहां पर उसके अलावा हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड मोर देन हाफ ऑफ द अंडर ट्रायल्स वेर डिटेन्ड फॉर लेस देन 6 मंथ्स इन 2016, ठीक है। तो ये चीज यहां पर कही गई अंडर ट्रायल के अंदर। ये रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था 2016 के एंडिंग के दौरान कि भारत के अंदर 4,33,033 पीपल जो है वो प्रिजन के तौर पर सामने आते हैं, जिसके अंदर 68% जो है वो अंडर ट्रायल की स्थिति में है। यानी कि अगर इसका हम लोग 100 आदमी में से अगर हम लोग देखें तो 100 आदमी में से 68% जो है वो अंडर ट्रायल में है, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि वो कैदी है या नहीं है, ठीक है, वो ट्रायल में है, अभी उसके ऊपर कोई भी मुकदमा या कोई भी गुना दर्ज नहीं हुआ है, ठीक है, अंडर ट्रायल। इज इट क्लियर? दिस सजेस्ट दैट द हाई proportion of under trials in the oral prison population may be the result of unnecessary arrest, ये उसकी वजह है। ineffective legal aid, ये भी उसकी वजह है। और रिमांड ड्यूरिंग द रिमांड और हाई हियरिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई कि बहुत सारा ऐसा अननेसेसरी अरेस्ट किया गया, इसकी वजह से यहाँ पर ओवर क्राउडिंग जो है वो बढ़ गया है, यहाँ पर क्राउड जो है वहाँ पर बढ़ गया है। आगे बात करते हैं कि पीपल हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। पीपल हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के बारे में, सो जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ के अंडर ही यहां पर इसका
आंकड़ा जो है काफ़ी हद तक, पीपल का आंकड़ा जो है, लोगों का आंकड़ा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था अंडर पीपल हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। 300% इंक्रीज हुआ था। 431 डिटेन्स 2016 में हुए और 2015 के साथ मैं कंपेयर करूं तो उसके अंदर 90 थे। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि वो बढ़ा था। ठीक है, तो डिटेंशन का भी यहाँ पर जो है लोग जो है डिटेन जो लोग हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन इज यूज्ड बाय अथॉरिटीज टू डिटेन पर्सन्स विदाउट चार्ज और ट्रायल एंड सर्क्यूमिनेट रेगुलर क्राइम जस्टिस प्रोसीजर्स। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर। तो यहाँ पर अगर कोई भी आदमी प्रिवेंट एंड डिटेंशन के अंदर आता है तो अथॉरिटी उसको डिटेन कर सकते हैं और उसको ट्रायल में ले सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं और यहाँ पर बाद में रेगुलर प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर ओवर हियर। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर जेल के अंदर है तो उसको पता ही नहीं कि उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, क्योंकि अवेयरनेस है। ठीक है, तो अवेयरनेस अबाउट दी ऑल्सो टाइम पीरियड एंड अवेयरनेस अबाउट दी सेक्शन 436A ऑफ CRPC, उसकी जो धारा है वो है 436A। ठीक है, उसका अवेयरनेस यहाँ पर है, अनअवेयरनेस यहाँ पर है। देयर इज अ गैप बिटवीन द नंबर ऑफ प्रिजनर्स एलिजिबल टू द रिलीज्ड एंड एक्चुअली रिलीज। ठीक है, यहाँ पर ये रिपोर्ट में कहा गया था कि जितने लोग रिलीज हुए हैं एक्चुअली और जितने एलिजिबल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है अंडर द सेक्शन 436A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर 2016 की अगर मैं बात करूँ सो 1557 अंडर ट्रायल जो थे, जो एलिजिबल थे एज पर दी सेक्शन 436A के हिसाब से वो एलिजिबल थे रिलीज होने के लिए, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 929 ही रिलीज हो पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बाकी के लोग जो है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 929 को अगर मैं ऑलमोस्ट 1000 भी समझ लूँ तो भी 500 लोग जो है 500 जो पीपल जो है वो भी आज तक अंडर ट्रायल के अंदर ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि रिसर्च किया गया एमनेस्टी इंडिया के थ्रू। एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन का यहाँ पर एब्यूज हो रहा है, ठीक है, फिजिकली या मेंटली, तो यहाँ पर एमनेस्टी इंडिया जो है वो उसके काम करता है, उसके ऊपर ये काम करता है। ये एक NGO है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो उसकी एक यहाँ पर एमनेस्टी इंडिया ने यहाँ पर रिसर्च किया, उसके थ्रू रिसर्च हुआ और उसमें पता चला कि prisons officials are frequently unaware of this section and unwilling to apply it। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन के हिसाब से उसको अवेयरनेस भी नहीं है और वो अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर विलिंगली वो अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर रिसर्च के दौरान पता चली। ठीक है, आगे बात करते हैं अननेचुरल डेथ्स इन प्रिजन्स। अननेचुरल डेथ्स इन प्रिजन्स यानी कि 2015 और 16 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे उसकी अननेचुरल डेथ हो गई, जिसके अंदर उसका आंकड़ा था 115 से लेकर 231। ठीक है, 115 से लेकर 231 का आंकड़ा के बीच में यहाँ पर 2015-16 के बीच में यहाँ पर बहुत सारी अननेचुरल डेथ हुई, जिसके अंदर अगर बात करें तो सुसाइड जो था वो 28% इंक्रीज हुआ, 77% from 77 suicides in 2015 to 102 in 2016। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 2015 में 77 लोगों ने सुसाइड किया था और 2016 के अंदर 102 लोगों ने यहाँ पर सुसाइड किया था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है और ये आंकड़ा आज भी 28% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 2014 के दौरान यहाँ पर कहा जा सकता है कि पर्सन इज वन हैंड हाफ टाइम्स मोर लाइक टू कमिट सुसाइड इन प्रिजन एंड आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पर बाहर जो सुसाइड होता है उससे ज़्यादा सुसाइड यहाँ पर जेलों के अंदर होता है। ठीक है, क्यों जेलों के अंदर ज़्यादा होता है? क्योंकि वो एक इंडिकेट करते हैं, ये चीज़ जो है, ये सिचुएशन जो है, ये इवेंट जो है इंडिकेट करती है कि वहाँ पर मेंटल हेल्थ का आउटकम जो है निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर मेंटल हेल्थ की जो स्थिति है काफ़ी हद तक डोलमडोल चल रही है, 19-20 चल रही है। ठीक है,
आगे बात करते हैं लैक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, यहाँ पर अगर वहाँ के जेल के अंदर यहाँ पर मेडिकल एड्स के लिए डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए, पर उसकी भी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। सो देयर वाज ओनली वन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर एवरी 21,650 प्रिजनर्स इन 2016। एक ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल था किन सभी लोगों के बीच में? 21,650 प्रिजनर्स। जो ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 के बारे में, ठीक है, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई, और विथ ओनली 6 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी हैविंग साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर बात की गई थी कि भाई 6 स्टेट्स के अंदर ही और एक यूटी के अंदर ही यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, एनसीआरबी की यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, सो 6013 इंडिविजुअल्स हैव विथ मेंटल इलनेस वेर जेल इन 2016। 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से एनसीआरबी ने कहा था कि 6000 के करीब यहाँ पर प्रिजनर जो है मेंटल इलनेस से पीड़ित है। ठीक है, यहाँ पर प्रिजन एक्ट 1994 लागू किया गया, प्रिजनर एक्ट 1900 लागू किया। सो देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर। यहाँ पर ये लागू तो किया गया और उस एक्ट के तहत यहाँ पर कहा गया कि वेलफेयर ऑफिसर और लॉ ऑफिसर यहाँ पर होने चाहिए जेल के अंदर, बट रिक्रूटमेंट अभी भी यहीं पर पेंडिंग ही है। ठीक है, रिक्रूटमेंट आज भी यहाँ पर पेंडिंग है वेलफेयर ऑफिसर की और लॉ ऑफिसर की, ये चीज़ यहाँ पर समझनी है। सो दिस स्टेट एक्सप्लेन्स द लो पॉलिटिकल एंड बजटरी प्रायोरिटी विच प्रिजन्स वेर हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग सेंचुरी। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है आप लोगों को कि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत होती है और ये दिक्कत हुई है तो हुई क्यों है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया PSI जिसको हम लोग कहते हैं 2020, उसके तहत अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2016 के अंदर यही जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2016 है वो एनसीआरबी ने पब्लिश किया था। यहाँ पर पता चला कि सेफ गार्ड्स, ओके, सो प्रिजन्स डीकंजेशन एंड मेडिकल सेफ गार्ड्स यहाँ पर उसके सक्सेसफुली, ठीक है, लॉन्च किया गया था। यहाँ पर 2019 की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर 2019 एंड दिसंबर 2020 यहाँ पर प्रिजन ऑक्यूपेंसी रिड्यूस हो गई थी मार्जिनली फ्रॉम दी 120% टू 118%। उसके बाद विटनेस जो है नियरली 9 लाख के करीब यहाँ पर अरेस्ट हुए थे 2019 के करीब, पेंडेमिक ईयर जो था 2020 के हिसाब से। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को आंकड़ों के साथ स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अंडर ट्रायल जो है इंक्रीज इन द शेयर ऑफ अंडर ट्रायल, उसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। PSI 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिसंबर 2020 के अंदर 76% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ोतरी मिली है, और दिसंबर 2019, ठीक है, 2019 के हिसाब से यहाँ पर 69% के करीब यहाँ पर इंक्रीज हुआ था इस अंडर ट्रायल का रेशियो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीपल हु आर अंडर ट्रायल्स आर दोज येट टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम्स। जो भी अंडर ट्रायल में है वो अपने आप को क्रिमिनल मानने लगे हैं और वो एक गिल्टी के तौर पर सामने आते हैं कि हाँ उसने कुछ गलती किया है। ठीक है, तो ये चीज़ ये यहाँ पर सामने आती है। आगे बात करते हैं कि अभी हम लोग कर क्या सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चैलेंजेस तो थी हमारे सामने, पर अभी हम लोग कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है कि एज मच एज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस एंड द एफर्ट्स ऑफ द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन आर अप्रिशिएटेड। यहाँ पर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेटर को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा और यहाँ पर फोकस लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर जो भी इनोसेंट है वो यहाँ पर अंडर ट्रायल के अंदर है उसका जल्दी से जल्दी हमें कुछ डिसीजन लेना होगा। यहाँ पर जो हेल्थ और सेफ्टी रिस्क जो है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, मेकिंग प्रिजन्स करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आइडियल एक पॉलिसी बनानी चाहिए परस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑफ मेकिंग द प्रिजन्स इनटू द प्लेसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो हाई वर्कलोड जो है या लो बजटरी अलोकेशंस जो है, अनरियलिस्टिकली लो बजटरी अलोकेशंस जो है वो चीज़ ना हो पाए। अनमाइंडफुलनेस ऑफ द पॉलिस रिगार्डलेस
है रिगार्डिंग अनमाइंडफुलनेस ऑफ द पॉलिस रिगार्डिंग द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स आर एड्रेस्ड ओवर हियर, उसके हिसाब से काम किया जा सके। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ रिफॉर्म भी है, रिकमेंडेशन ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स में भी कुछ चीज़ें चेंज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जस्टिस अमितवाय रॉय जो रिटायर्ड हो चुके हैं उस कमेटी बिठाई गई और उसको अपॉइंट किया गया, और यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन जो है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स के हिसाब से लाए गए थे। ठीक है, तो स्पीडी ट्रायल, यहाँ पर जो भी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल में है, उसकी जो भी चीज़ें प्रोसीजर जो है होनी चाहिए वो काफ़ी तक स्पीड में होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ यही कही गई। उसके बाद यहाँ पर अनवारंटेड फेनोमेनन के हिसाब से ओवर क्राउडिंग हो रहा है, उसको यहाँ पर ध्यान रखने की बात की गई। उसके बाद यहाँ पर एटलीस्ट 1 लॉयर फॉर एवरी 30 प्रिजनर्स, 30 प्रिजनर्स पर लॉयर, यहाँ पर बात की गई कि भाई एक लॉयर जो है 30 प्रिजनर्स को संभालेगा, उसके केसेस को देखेगा। ठीक है, पर ऐसा अभी तक होता है नहीं, विच इज़ नॉट द केस एट द प्रेजेंट ओवर हियर। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक बनानी चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो आराम से डील कर सके एक्सक्लूसिवली एंड विथ पीटी ऑफेंसेस विच हैव बीन पेंडिंग ऑफ मोर देन 5 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 साल लगाते हैं इस केस को कंप्लीट करने के लिए, वो थोड़ा बहुत जो है ड्यूरेशन कम हो जाए और प्रोसेस थोड़ी बहुत स्पीड में आ जाए। ठीक है, उसके बारे में बात की गई। सो एन एडजर्नमेंट शुड नॉट बी ग्रांटेड इन केस वेयर विटनेस आर प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बात की गई। और कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग की भी बात की गई कि हमें प्ली चाहिए। ठीक है, और जो अवेयरनेस फैलाने की भी बात की गई। और यहाँ पर जो एक्यूज है, जो एडमिट किए हैं कि गिल्ट फॉर लेसर सेंटेंस शुड बी प्रोमेटेड ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में काम कर सकते हैं, इस हिसाब से काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, प्रिजन्स का। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल जो आया है वो SCO के हिसाब से आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान टू टेक पार्ट इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ SCO एंटी टेरर एक्सरसाइज होस्टेड बाय द इंडिया। ठीक है, तो ये जो गाइस आर्टिकल है वो GS पेपर 2 एंड 3 से काफ़ी तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। सो ऑफिशियल सोर्सेज कंफर्म द कंट्रीज डेलीगेशन हैज़ बीन invited for the exercise aimed at building synergy between counterterrorism force of Shanghai Cooperation Organization RAID's member countries. India participate in JET 2021 hosted by the Pakistan। तो यहाँ पर जब 2021 के अंदर होस्ट किया गया था पाकिस्तान के अंदर SCO मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। अभी इंडिया होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगी रिगार्डिंग द एंटी टेरर एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। और SCO की जो ये यहाँ पर सेरेमनी होने वाली है वो एंटी टेरर एक्सरसाइज के हिसाब से होने वाली है, और ये किसके थ्रू होस्ट की जाएगी? भारत के थ्रू होस्ट की जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं Pakistan has been invited to the closing ceremony on October 13 of the ongoing joint anti-terror exercise, that is JET over here. Within the ambit of the Shanghai Cooperation Organization SCO being hosted by India, official and diplomatic sources are confirmed over here। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि SCO जो है वो एक्चुअली है तो है क्या। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ याद रखिएगा। यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो एम करता है, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एम करता है वो पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, उस रीजन की पीस मेंटेन हो सके, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। ये क्रिएट किया गया था 2001 के अंदर, 2001 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको साइन किया गया था 2002 के अंदर और लागू किया गया था 2003 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर 2001 की अगर मैं बात करूँ तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान आर दी मेंबर ऑफ दी संघाई कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग तभी क्या कहते थे? संघाई 5 के नाम से जानते थे, संघाई 5 उसके नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, जिसके अंदर कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान आता था। ठीक है, शंघाई 5 जो है 1996 में इमर्ज हुआ और एक सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन और डीमिलिटराइजेशन के ऊपर उन्होंने बातचीत की एंड द 4 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो हेल्ड किया गया वो चाइना के अंदर हेल्ड किया गया रिगार्डिंग दी स्टेबिलिटी अलोंग दी बॉर्डर्स। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। उससे साथ साथ यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ उज्बेकिस्तान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन 2001 एंड शंघाई 5 वाज रीनेम्ड एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको रीनेम किया गया। 2017 के अंदर यहाँ पर भारत और पाकिस्तान ये दोनों एससीओ के मेंबर बने 2017 के अंदर। 17 सितंबर 2021 के दौरान ही यहाँ पर अनाउंस किया गया कि ईरान भी आगे जाकर वो फुल मेंबर बन सकता है एससीओ का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2017 जो है काफ़ी तो इम्पोर्टेंट ईयर है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो है उसके मेंबर बने थे एससीओ के। आगे बात करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो भाई म्यूचुअल ट्रस्ट बिठाना, नेबरलीनेस जो है मेंबर स्टेट्स के बीच में बढ़ाना, यहाँ पर पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर के हिसाब से उसको हमें प्रमोट करना है। ठीक है, ये चीज़ की यहाँ पर बात की गई। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एजुकेशन सेक्टर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेक्टर, उन सभी सेक्टर को एनहांस करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। हम पीस मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, ये बात की गई। और साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ऑर्डर, उसको यहाँ पर हम लोग पारित करेंगे। ठीक है, अगर मैं मेंबरशिप के बारे में बात करूँ तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, ये सारे के सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ठीक है, ये सारे के सारे मेंबर हैं। अगर मैं एससीओ सेक्रेटरीट के बारे में बात करूँ तो उसका जो हेड क्वार्टर है, बेस है, कहाँ पर है, बीजिंग के अंदर है, जो क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशनल, एनालिटिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उसकी कौन सी है, रशियन है और चाइनीज है, ये उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्लीज रिमेंबर गाइज ओवर हियर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ एग्रीमेंट हुए थे। तो ये एग्रीमेंट क्या हुए थे कि हम लोग म्यूचुअल ट्रस्ट बिठाएंगे, हम लोग फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे एक दूसरे के बीच में, हम लोग कोऑपरेशन बिठाएंगे मेंबर स्टेट्स के बीच में। यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, यूथ कोऑपरेशन और डेवलपमेंट ऑफ यूथ कोऑपरेशन उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सारे के सारे एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उसके बीच में हम लोग फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, ये एग्रीमेंट हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर यूथ कोऑपरेशन के लिए जो कंडीशंस हो सकती है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये बारे में बात की गई थी और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया ऑफ कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से एरिया में ये कोऑपरेट करेंगे। सो यूथ पॉलिसी इंप्लीमेंट, स्टेट यूथ पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में ये कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। सपोर्ट इनिशिएटिव एम्ड एट एनहांसिंग इंटरनेशनल यूथ कोऑपरेशन, ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ इन द स्फीयर ऑफ वर्क विथ यूथ, एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक एंड रेफरेंस एंड मैथोडोलॉजिकल मटेरियल्स, ये चीज़ हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ होगी जो यूथ पॉलिसी के इश्यूज़ को सॉल्व आउट करेगी और यूथ कोऑपरेशन को बढ़ाएगी। यहाँ पर साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो है एक्सचेंज किए जाएंगे, रिसर्च वर्क एक्सचेंज किए जाएंगे और रिसर्च वर्क जो है यहाँ पर टॉपिकल इश्यूज ऑफ प्रिवेंटिंग यूथ इन्वॉल्वमेंट इन डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर ओवर हियर। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है और यहाँ पर इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव को प्रमोट करने की भी बात की गई है, ये उसका एम है। और एम्प्लॉयमेंट जो है अच्छी तरीके से बढ़े, इनोवेशन बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े यूथ के अंदर, ये चीज़ यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, सो एससीओ यूथ काउंसिल जो है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है ये सारी की सारे एरिया ऑफ कोऑपरेशन के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों निकल कर आया है वो एक नोबेल प्राइज से रिगार्डिंग है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखिए, FedEx chairman Bernanke shares Nobel with 2 other US economists। ओके, सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो भाई साहब है Bernanke, ओके, एंड डोगलास बी डायमंड एंड फिलिप एच the week। okay, so former US Federal Reserve chairperson जिनका नाम है बैन, who put his academic expertise on the Great Depression to
work reviving the American economy after the 2007 and 2008. So that is the financial crisis. Okay, so won the Nobel Prize in the economic science along with the two other US based economists for their research into the fallout from bank failures. ठीक है, तो यहाँ पर उन दोनों ने बैन बर्नर्ड ने यहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व चेयर के तौर पर काम किया है। और 2007 और 2008 के दौरान जब भी यहाँ पर अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तभी यहाँ पर बैन बर्नेक ने ये सारी चीज़ें जो है संभाली थी। और यहाँ पर ये डायमंड एंड जो फिलिप है, उन्होंने यहाँ पर बैंक फेलियर के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च कर बताया था। ठीक है, अभी बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। सो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देख सकते हैं, नोबेल प्राइज़ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंस के लिए ही पहले दिया जाता था, पर अभी यहाँ पर वो पीस के लिए भी दिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। सो नोबेल प्राइज, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्टैब्लिश बाय दी विल ऑफ अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर उसको एस्टैब्लिश किया है, जो एक डायनामाइट के इन्वेंटर के तौर पर सामने आते हैं, वो डायनामाइट के इन्वेंटर थे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, सो अवॉर्डेड टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड। ठीक है, ये अवार्ड किसको दिया जाता है, जो उन्होंने ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए अच्छे तरीके से कामकाज किया गया हो प्रिसाइडिंग ईयर के अंदर, ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग ईयर, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट अवार्ड were handed out in 1901। 1901 के दौरान इसको पहली बार दिया गया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में, साथ ही साथ यहाँ पर पीस की फील्ड में भी ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंस के अवार्ड की जो सेरेमनी होती है वो स्वीडन के स्टॉकहोम के अंदर होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और पीस की जो सेरेमनी होती है वो नॉर्वे की कैपिटल जो है जिसका नाम है ओस्लो, वहाँ पर होता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पर 1913 में ये नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की फील्ड के अंदर। सो फर्स्ट इंडियन नोबेल लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर 1913। एंड मदर टेरेसा जी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला था पीस के लिए। ठीक है, 1979 के दौरान। ठीक है, और ये पहली भारत की महिला बनी। सो फर्स्ट इंडियन वुमन नोबेल लिटरेट जिनका नाम है मदर टेरेसा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। नोबेल प्राइज जो है पोस्टमसली नहीं दिया जाता है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। यहाँ पर अप टू 3 पीपल कैन शेयर अ नोबेल प्राइज अवार्ड बिटवीन दीज पर्टिकुलर दैम। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही गई। साथ ही साथ यहाँ पर नोबेल ल्यूरेट जो है वो क्या रिसीव करते हैं, गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड वो रिसीव करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल एक्चुअली जो है वो ग्रीन स्टील के ऊपर है। तो यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर वैसा कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं आया है, पर यहाँ पर ग्रीन स्टील जो है काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में है, इसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि ग्रीन स्टील एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, सो ग्रीन स्टील इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के यूजेस के बगैर से जो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग होगा उसको हम लोग ग्रीन स्टील कहते हैं। जहाँ पर कार्बन एनर्जी रिसोर्सेज जो है, लो कार्बन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज़ किया इंस्टेड ऑफ दी। देखिए, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लो कार्बन एनर्जी रिसोर्सेज सच एज हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। उसके थ्रू यहाँ पर उसका प्रोडक्शन किया जाएगा इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग रूट ऑफ कोल फायर्ड प्लांट्स। ठीक है, तो स्टील का जो प्लांट होता है उसमें कोल फायर्ड प्लांट्स ही होता है, तो उसको अभी हम लोग चेंज कर किससे हम लोग बनाएंगे, हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या बनाएंगे, स्टील बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है ग्रीन स्टील। यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, कॉस्ट कट जाएगी और क्वालिटी ऑफ स्टील जो है वो भी इंप्रूव हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पर कही गई। साथ ही साथ यहाँ पर लो कार्बन हाइड्रोजन, जैसे कि आता है कि ब्लू हाइड्रोजन एंड आता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमें हेल्प करेंगे। क्या, किसके अंदर हेल्प करेंगे, टू रिड्यूस द स्टील इंडस्ट्रीज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट जो स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर एक सेंसिटिव टॉपिक है, उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी
एनर्जी मिशन, जिसको हम लोग NHM कहते हैं, ठीक है, NHM। सो NHM कैपिटलाइजेस ऑन हाइड्रोजन फॉर क्लीनियर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये एक क्लीनियर अल्टरनेटिव फ्यूल है, ये किसने कहा है, यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन ने ये चीज़ कही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक लाने का मतलब भी यही है कि एक क्लीन स्टील सेक्टर के तौर पर यहाँ पर ईस्ट इंडिया जो है उभर रहा है। यहाँ पर इंडिया जो है आगे जाकर ये सारी चीज़ें ग्रैब अप करेगा, जिन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो द इंडिया कैन बिकम एसेंशियल फॉर द कंट्रीज ट्रांजिशन और टू ग्रीन स्टील ओवर हियर। यहाँ पर अगर मैं दूसरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन स्टील तो ये एक स्टेप हम लोगों ने आगे ये भी बढ़ाया है कि तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है ईस्टर्न इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है 2019 के अंदर, 2019 के अंदर उसको लॉन्च किया गया है, जो क्या प्रोवाइड करेगा, टू प्रोवाइड द गैस टू ऑल स्टील प्लांट लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो सब्सटीट्यूटिंग जो है प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस के, उसको हम लोग क्लीनियर अल्टरनेटिव्स के तौर पर सामने लेंगे, जैसे कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, जिसको हम लोग CCUS के तौर पर जानते हैं। रिप्लेसिंग कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी के, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे विद द लो कार्बन हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन होगा थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयन, और उसके थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो स्टील इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ द इंटेंसिव एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको इंपॉर्टेंस इसकी मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसका ये ग्रीन स्टील का इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्टील इंडस्ट्री जो है भाई भारत की या वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर माना जाता है, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इसके अंदर यूज किए जाते हैं। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इमिटर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता था ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम लोग बनाते हैं तो ये चीज यहां पर उसका सिग्निफिकेंस के तौर पर सामने आता है। इन व्यू ऑफ द कमिटमेंट्स मेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो इंडियन स्टील इंडस्ट्री नीड्स टू रिड्यूस इट्स इमिशन सब्सटेंशियली बाय 2030 एंड हिट नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, कि नेचुरल गैस यहाँ पर से डाला जाएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत इमिट होगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ से जाएगा, निकलेगा, ठीक है। तो 2020 तक ये सिनेरियो था, उसके बाद 2020 तक ये सिनेरियो था, पर अभी जो यहाँ पर ब्लू हाइड्रोजन के बारे में बात की गई वो कैसे, कि अंडरग्राउंड स्टोरेज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होगा वो इमिट नहीं होगा, तो नेचुरल गैस यहाँ पर प्रोसेस होगी, हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड स्टोर किया जाएगा। उस 2030 तक यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के तौर पर कौन कौन सी चीज़ें आएगी, कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाएगा, वाटर का यूज़ किया जाएगा, तो हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, वो ऑक्सीजन इधर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर H2O, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि H2O की वजह से ही यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ चैलेंज ओवर हियर, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई अभी कंट्री के अंदर आयरन और स्टील सेक्टर जो है फाइनेंशियली वीक है, तो ये एक चैलेंजेस है हमारे सामने ग्रीन स्टील को अप्लाई करने के लिए, ग्रीन स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और साथ ही साथ ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर मैं हाइड्रोजन के टाइप्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आता है ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली है तो है क्या, सो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर विंड की एनर्जी को यूज करते करते यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है वाटर के अंदर, उसके लिए जो हाइड्रोजन उससे साथ जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है दैट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट जो है काफ़ी तक लोअर माना जाता है। ब्राउन हाइड्रोजन की अगर
मैं बात करूं सो ब्राउन हाइड्रोजन जो है कोल, ठीक है, प्रोड्यूसिंग यूजिंग कोल वेयर द इमिशन आर रिलीज्ड टू द एयर। तो ब्राउन हाइड्रोजन कैसे पैदा किया जाता है, यहाँ पर ब्राउन हाइड्रोजन जो है कोल की, जब भी हम लोग कोल को जलाते हैं तभी जो इमिशन क्रिएट होता है उससे हवा के अंदर, एयर के अंदर यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलता है वो है ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन एक्चुअली क्या है, जो भी ये ग्रे हाइड्रोजन जो है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है जब भी हम लोग इमिशन उसका एसोसिएट करते हैं एयर के अंदर, ठीक है। सो दैट इज अ ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या है कि जब भी हम लोग नेचुरल गैस से कुछ चीज़ें इमिट करते हैं और यहाँ पर जो कार्बन कैप्चर है और उसका हम लोग स्टोर भी करते हैं तभी ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो ये है उसके टाइप्स, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे एंड दी ब्लू। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग अच्छी तरीके से यार सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रीन स्टील ओवर हियर। पर उसके अगर मैं प्रोडक्शन के बारे में बात करूं कि उसका भारत के अंदर स्टील प्रोडक्शन स्टेटस एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। सो 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो यहाँ पर 120 मिलियन टन क्रूड स्टील जो है प्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पर इंडिया जो है करंटली वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील के दौरान, ठीक है, ये चीज समझनी है। रिजर्व ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 80% ऑफ द कंट्री रिजर्व्स आर द इन स्टेट ऑफ द उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ रीजन्स के अंदर, नॉर्थ रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश, उन सभी जगह पर रिजर्व्स है। इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर की अगर मैं बात करूं तो भिलाई जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर, बर्नपुर जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, जमशेदपुर झारखंड के अंदर है, रोरकेला उड़ीसा के अंदर है, बोकारो वो भी झारखंड के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, ये चीज़ यहाँ पर कही गई। अगर मैं उसके कंजप्शन के बारे में बात करूँ तो भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है जो फिनिश स्टील को यूज़ करता है। 2021 के अंदर अगर मैं आंकड़ा के साथ अगर बात करूँ तो 106.23 मैट्रिक टन को यूज किया गया था, प्रेसिडेड बाय द चाइना एज द लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर एज अ पार्ट ऑफ एज पर द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के तौर पर ये चाइना जो है वो आगे है, उसके बाद हम लोग उसको प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं कि ग्रीन स्टील को हम लोग अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझनी है। तो कोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज मस्ट बी एडॉप्टेड टू डीकार्बोनाइज द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर को हमें कोस्ट इफेक्टिव अगर बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी को? जो डीकार्बोनाइज स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाए, ठीक है। हमें ओल्ड प्लांट्स को चेंज कर हमें नए प्लांट लगाने होंगे या उसको हमें बिल्डअप करना होगा, हमें अपडेट करना होगा। ये चीज़ यहाँ पर कही गई। स्क्रैप कैन बी यूटिलाइज इन द लोअरिंग द एनर्जी यूज्ड फॉर मेकिंग दिस स्टील, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्क्रैप है उसका अच्छी तरीके से फिर से यूटिलाइजेशन हो जाए, रिसाइकलिंग प्रोसेस हो जाए तो हम फिर से उसका पुराने स्टील को नए स्टील में बदल सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर को यहाँ पर अपने हिसाब से कमिटमेंट देना होगा कि एनवायरमेंटली हम लोग सस्टेनेबल ग्रीन स्टील बनाएंगे, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू द डिमांड, ओके, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो टू जनरेट द ग्रीन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड जो है वो उसकी ज़रूरत है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरीके से बेहतरीन बनाएं, यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड्स को बनाकर रखें और यहाँ पर ग्रीन स्टील के मार्केट ग्रोथ में वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बात की गई। एंड ऑल पॉल्यूटिंग प्लांट जो फैसिलिटीज़ जो है, ठीक है, ऑल एंड पॉल्यूटिंग प्लांट फैसिलिटीज सो विच हैव रीच द एंड ऑफ देयर लाइफ शुड बी रिमूव, ठीक है। जो प्लांट है जो हैजार्डियस है, जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन को एंकरेज करते हैं, उसको हमें सारी चीज़ों से हटाना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बात की गई। तो हम लोग इतना कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस सेशन एंड आई वांट टू टेल यू गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस अकेडमी, INET इंडियन नेवी, UPSC Civil Services Examination, Air Force Group and Action by Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for guys? Just call on 9773230619 and online platform is also available over here. So दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई
करिएगा। एंड आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज कॉल्ड द यस संपत educator. You can type this particular line in the YouTube so you can identify the channel. So please subscribe our channel for the future and further updates. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय।